हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हो डेली रीडर्स चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आपकी कंपनी का चैप्टर नंबर 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग के साथ चल रहा है। तो इसी के साथ लेकर आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। तो देखते हैं आज क्या पढ़ना होगा आपको। तो गाइस जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए क्या होगा आपका आज स्पेशल कोड जो आपका टॉपिक है ना बीकॉम के स्टूडेंट्स का, और काफ़ी जो भी हमारे लो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। स्पेशल कोड्स आगे क्या होते हैं आज इनके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे हम। देखते हैं क्या होगा भाई। सबसे पहले तो ये बिलोंग कौन से सेक्शन में करते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 435 सेक्शन में बिलोंग करते हैं। बिलोंग क्या करते हैं भाई? ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है इनका? सेक्शन 435 में, ठीक है। इनका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोड सेक्शन 435 के अंडर में होता है। तो स्पेशल कोड आगे बाद क्यों होते हैं तो आगे जानकारी मिलेगी आपको इन सब चीज़ों की। तो देखते हैं क्या होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश और डेजिनेट, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है भाई? इनको सीजी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको एस्टैब्लिश भी यही करती है और डेजिनेट भी यही करती है एज मैनी स्पेशल कोर्ट्स एज नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि क्या कह रहा है देखते हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट भी इसकी सीजी करेगी और डिजाइनेट भी सीजी ही करेगी स्पेशल कोर्ट्स का। और किस पर्पस के लिए? स्पीडी ट्रायल, यानी कि हमने पिछले टॉपिक में एनसीएलटी और एनसीएलएटी के बारे में पढ़ा था ना। तो यानी कि वो उसका पर्पस क्या था? यानी कि वर्कलोड हाई कोर्ट का कम हो सके, यानी कि वर्कलोड जो कि हाई कोर्ट का है वो कम हो सके और जो भी डिसीजन हैं वो फास्टली होए, फास्ट मैनर में होए। तो इसलिए, लेकिन ये उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। क्या ऊपर? मतलब कि ये थोड़ा और फास्ट मैनर में काम को चाहता है। क्या कहते हैं देखते हैं भाई। स्पीडी ट्रायल यानी कि ये स्पीडी से वर्क करना चाहता है। जो भी ये स्पेशल कोर्ट होते हैं ना इसमें स्पीडली टाइम से सारे वर्क होते हैं, यानी कि जो भी केस वगैरह होते हैं वो सारे टाइम से चलते हैं। ये ऑफेंसेस क्या है भाई? ऑफेंसेस यानी कि जेल और फाइन वगैरह होते हैं। जैसे कि भाई कोई भी केस वगैरह चल रहा है किसी का तो उसको जेल क्या होनी है, किस पर्पज से होनी है, या फिर फाइन वगैरह जो भी लगते हैं ये ऑफेंसेस ही होते हैं आखिरकार, ठीक है। ये ऑफेंसेस में आते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है भाई। स्पेशल कोर्ट को कंसिस्ट कौन करता है? कंसिस्ट कैसे होते हैं? इसमें होता कौन है भाई? स्पेशल कोर्ट में होता कौन है? कोई तो चलाती होगा इनमें भाई। स्पेशल कोर्ट बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं। कैसे कि भाई इनको कौन चलाएगा? एक होता है एक सिंगल जज भाई, एक सिंगल जज होल्डिंग एज सेशन, जो कि एक सेशन को होल्ड करके रखता है एक सिंगल जज। ये सबसे बेसिकली सबसे फर्स्ट होता है। फर्स्ट जज जो कि सबसे पहले नंबर पे बैठा रहता है, तो ये होता है सिंगल जज जो सेशन को होल्डिंग करके रखता है। इसके बाद आता है एडिशनल सेशन जज। इसके नीचे ये होता है एडिशनल, ठीक है ना। तो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है। जो भी जरूरी काम के लिए होगा ना, जो भी बेसिकली ये आपका जो भी केस वगैरह होगा वो काफ़ी बेसिक रेयर केस है, यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है कि भाई काफ़ी बड़ी उसमें केस करना की भाई काफ़ी बड़ी उसमें दिक्कतें हुई हैं, यानी कि उसको कम से कम 2 साल की तो जेल होनी चाहिए या फिर 2 साल की ज़्यादा। यानी कि देखते हैं क्या है कि भाई 4 ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विथ इम्पनिशमेंट 2 यानी कि 2 ईयर्स या तो इक्वल या फिर उससे ज़्यादा, मोर देन 2 ईयर्स। अगर जो थोड़ा हाई लेवल का केस है ना तो भाई उसको कौन जज करता है भाई? या तो सिंगल जज या फिर एडिशनल जज। लेकिन कहते हैं भाई अगर जो 2 साल से कम जेल के लिए हो कोई केस, यानी कि विद इन लेस देन 2 ईयर्स, या फिर कोई भी अदर केस हो उससे अलावा, यानी कि कोई अदर केस हो, उसको कौन कैरी करेगा भाई? उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यानी कि सबसे पहले जो कि ज़्यादा 2 ईयर्स से ज़्यादा केस का है भाई, 2 ईयर्स से ज़्यादा ऑफेंसेस यानी कि पनिश करने हैं,
तो भाई सबसे पहले तो वो उसको जज कौन करेगा, सिंगल जज करेगा या फिर एडिशनल जज करेगा, या फिर उससे थोड़ा कम लो लेवल का केस है तो उसको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा ही वो कंसिस्ट किया जाएगा। ठीक है ना गाइस, इतना तो ठीक है, आपके क्लियर हो गया कि भाई सबसे पहले ये फर्स्ट में आता है, ये सेकंड में आता है, ये थर्ड में आता है, ये यानी कि ये लेवल ना इस लेवल से हाई है, ये वाला लेवल हाई है इस लेवल से। तो अब आगे देखते हैं क्या है। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। देखते हैं आगे। दे विल बी अपॉइंटेड बाय CG इन कंसल्टेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि इसको अपॉइंटमेंट कौन देगा, यानी कि अपॉइंट भी कौन करेगा, इसको CG ही करेगा। यानी कि जो भी CG के द्वारा होगा ना ये जो केस होगा, उसको अपॉइंटमेंट भी CG के द्वारा ही होगा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस जो भी होगा ना हाई कोर्ट का, उसका केस अपॉइंट CG ही करेगा। अब आगे देखते हैं भाई क्या है। सेक्शन आता है 436, कौन सा सेक्शन 436, ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल कोर्ट, यानी कि क्या है भाई ये देखते हैं हम। ऑल ऑफेंसेस अदर कंपनीज एक्ट 2013 shall be triable only by the special court in jurisdiction of company's registered office। ये क्या कह रहा है, अगर ये कह रहा है कि भाई ऑल ऑफेंसेस जो है ना अंडर, यानी कि सारे जेल वगैरह का जो भी है, फाइन वगैरह का जो भी है सिस्टम है, ये सारे किसके अंडर में आता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में आता है, और ये ट्रायबल होगा ओनली बाय स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही, यानी कि सिर्फ स्पेशल कोर्ट ही इसको ट्रायबल कर सकता है। जुरिडिक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी कि जो भी इसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना तो उसके द्वारा ये ट्रायबल किया जाएगा। ठीक है, ऑफेंसेस जो भी ट्रायबल करना है इसके द्वारा, रजिस्टर्ड ऑफिस के द्वारा ही होगा। अगर जो कहते हैं भाई इफ़ देयर आर लेस देन वन स्पेशल कोर्ट इन दैट एरिया, अगर जो एक से कम स्पेशल कोर्ट हैं, स्पेशल कोर्ट एक से कम है कोई से भी एरिया में, देन वन ऑफ देम विल बी स्पेसिफाइड बाय हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट के द्वारा स्पेसिफाइड किए जाएंगे। व्हेन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सस्पेक्टेड ऑन कमिटिंग एन ऑफेंस इज फॉरवर्डेड टू मैजिस्ट्रेट एज पर, ये क्या लिखा है भाई, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखते हैं क्या कह रहा है भाई। एक पर्सन, अगर जो कोई भी पर्सन है जो नहीं प्रूफ किया गया गिल्टी के लिए, यानी कि उसके पास कोई गिल्टी नहीं है, यानी कि उसको हम एलबी ना बात करो, पकड़ नहीं सकते किसी को, वो फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फिर उसको, अगर जो कोई छोटा केस है, यानी कि किसी पे आप केस वगैरह के क्रिमिनल केस लग रहा है आपको कि भाई ये इसने बंदे ने क्राइम करा है, तो भाई उसको बिना उसके तो पकड़ नहीं सकते हम। तो उसको हम क्या करेंगे कि पूरा शक है, बस गिल्टी मानकर, नॉट प्रूव, हमें पूरी तरीके से वो पता नहीं है कि वो सच में क्रिमिनल केस है कि नहीं उसका, तो भाई उसको मान लेते हैं, तो उसको फिर कस्टडी में रखा जाता है। यानी कि हमने फॉरवर्ड कर दिया वो, यानी कि ये छोटा लेवल का केस है, ज़्यादा वो तो है नहीं, क्योंकि हाँ ये हमने गिल्टी माना है सिर्फ कि भाई वो क्रिमिनल केस के खिलाफ, वो क्रिमिनल केस का रखा है उसने कुछ, तो भाई उसको हम मैजिस्ट्रेट के पास ही भेज देंगे, क्योंकि हाई लेवल का केस तो है नहीं अभी। तो उसको वहाँ पे क्या होगा, कुछ कस्टडी रखा जाएगा, कस्टडी में यानी कि कोई एक रूम होगा है। तो भाई लंबा केस लगता है, अगर जो आपको लगता है कि भाई उसने पक्के वाला क्रिमिनल केस है, वो पक्के वाला केस क्रिमिनल केस का रखा है उसने कुछ, तो कम से कम उसे फॉर मैक्सिमम कम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए रखा जाएगा। ये किसके अंडर में आता है, इफ़ ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर में ये आएगा, यानी कि कम से कम उसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए रखा जाएगा कस्टडी में। लेकिन अगर जो लगता है कि भाई वो ज़्यादा वो नहीं है, कि केस वगैरह नहीं है, तो क्या किया जाएगा भाई, उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए कस्टडी में रखा जाएगा। इफ़ ही इज़ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के अंडर आता है, ये जुडिशियल में आता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इफ़ मैजिस्ट्रेट थिंक डिटेंशन इन अननेसेसरी देन इट शैल ऑर्डर हिम टू बी फॉरवर्डेड टू स्पेशल कोर्ट। जो भी बात होनी है फिर, यानी कि भाई उसको कस्टडी में रखा गया है, फिर यहाँ से कस्टडी से जाने के बाद जो भी उसका डिसीजन होगा, फिर वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास अवेलेबल करा दिए जाएंगे, सारे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे उसके ऑर्डर्स। ठीक है। व्हेन कैन स्पेशल कोर्ट टेक कॉग्निजाइज ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि भाई ये कॉग्नाइजेंस होता है ना कुछ स्पेशल कोर्ट का, क्या होता है भाई,
उसके वैलिड यानी कि उसको लेके कौन आएगा वहाँ पे, यानी कि जिसने भी फाइल दर्ज की है भाई उसके केस की कि भाई वो उसने कुछ क्रिमिनल केस करा है, तो उसने किसने बताया, कोई ऐसे 2 पर्सन कह नहीं सकता कि भाई हाँ उसने क्रिमिनल केस किया है कुछ। तो भाई या तो वो अपॉन रिसिप्ट ऑफ अ पुलिस रिपोर्ट, या तो पुलिस के द्वारा होगा वो ऑफेंस जो भी होगा, या तो पुलिस के द्वारा होगा, या फिर कंप्लेंट जो होगी ना वो कंप्लेंट तो या तो पुलिस के द्वारा होगी, या फिर कंप्लेंट होगी कुछ मेंबर्स के द्वारा। मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रजिस्टर्ड हो सकता है, या फिर मेंबर हो सकते हैं, मेंबर ऑफ सीजी के होते हैं, या फिर सेबी ऑफिसर्स। ये अभी आगे वीडियो में क्लियर करेंगे अभी क्या है क्या नहीं। तो आगे देखते हैं भाई, वाइल ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013 स्पेशल कोर्ट कैन ट्राई ऑफेंसेस नॉट कंपनीज एक्ट 2013 with which the accused person may be charged at some trial। यानी कि भाई कुछ केस होते हैं ना, जो भी ये क्रिमिनल केस होते हैं, या तो इस पर चार्ज वगैरह रख लेते हैं। अगर जो वो उसके अंडर में नहीं आ रहा है ना कि भाई इसने क्रिमिनल केस करा है, तो भाई उससे थोड़ा बहुत चार्ज वगैरह ले लेते हैं। तो यही होता है कि भाई ये कोड ऑफ कंडक्ट का काम होता है कि जो भी है इसका चार्ज वगैरह जो बनता है ये ले लेंगे। अब भाई देखते हैं स्पीडी ट्रायल। क्या है स्पीडी ट्रायल भाई, यानी कि इसके काम करने की वजह कैसे है, कैसे काम करता है ये जो स्पेशल कोर्ट है, ये कैसे काम करते हैं। बेसिकली स्पेशल कोर्ट देखते हैं, अब बेसिकली देखते हैं ये समरी ट्रायल देखते हैं कि बेसिकली कि क्या है क्या नहीं है। यानी कि जो ये स्पेशल कोर्ट है कब अलाउड हो सकते हैं कब नहीं हो सकते। अलाउड ओनली इफ़, ये अलाउड जब भी होंगे, 2 तरीके से हैं अभी बताता हूँ मैं। तो भाई अलाउड जब भी होंगे जब ये ऑफेंसेस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि कोई भी केस अगर जो 3 साल तक का है, 3 साल तक का है, यानी कि छोटा केस नहीं, तो ये स्पीडी ट्रायल कराए जाएंगे। यानी कि कोई छोटा वगैरह केस है तो स्पीडी ट्रायल जब भी होगा। स्पीडी ट्रायल हर केस का नहीं होता। अगर जो वो 3 साल से ऊपर का केस है, यानी कि भाई कुछ हाई लेवल का केस है जो, तो वो स्पीडी ट्रायल उसका नहीं होगा, उसका फिर रेगुलर बेसिस में ही होगा। यानी कि स्पीडी ट्रायल भाई आज नहीं कल नहीं परसों, फिर तो उसका रोज रेगुलर वे में होगा। इसमें स्पीडी ट्रायल में थोड़ा फास्ट होता है, तो इसलिए इसको नहीं रखा जाएगा क्योंकि भाई ये रेयर केस है काफ़ी। आफ्टर समरी ट्रायल द इम्प्रिजमेंट डज नॉट एक्सीड 1 year। यानी कि समरी ट्रायल के बाद जो भी ये इम्प्रिजमेंट होता है ना, एक्सीड कम से कम 1 साल का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि जो भी यहाँ पे ये इसका पता चला कि भाई इसकी फ़ाइल वगैरह दर्ज हो गई है, तो फिर आगे फॉरवर्ड कर देते हैं इसके, यानी कि इसकी फ़ाइल वगैरह जो भी होंगी ना केस की, तो ये आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कि भाई इतना इतना है, ज़्यादा लंबा रेयर केस नहीं है। तो स्पीडी ट्रायल के बाद होता है सब ये काम। फिर क्या होता है देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट आता है, जैसे कि भाई इफ़ ड्यूरिंग समरी ट्रायल इट अपीयर्स दैट एन ऑर्डर ऑफ इम्प्लीमेंट एक्सीडिंग 1 year विल हैव टू बी पास्ड। अगर जो ट्रायल जो है, अगर जो वो 1 साल से ज़्यादा लग रहा है ना, 1 साल से ज़्यादा लग रहा है, तो समरी ट्रायल अनडिज़ायरेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिज़ायरेबल। यानी कि भाई उसको विटनेस भी देनी पड़ेगी, विटनेस के बाद उसका केस पूरा किया जाएगा क्लियर, कि पूरा दोबारा से री हियर होगा, जो केस होगा उसकी दोबारा से सुनवाई हो जाएगी। दे इट कैन बी कंडक्ट ऑफ रेगुलर ट्रायल नाउ। यानी कि जो ये केस है ना नॉट अलाउड वाला, ये यहीं पे आ जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी रेगुलर बेसिस में जो भी है, रेगुलर बेसिस में ट्रायल चलेगी, इसकी क्लास सारी रेगुलर वे में होगी। फिर क्या होता है आगे देखते हैं। सेक्शन नंबर 438 आता है। अब सेक्शन 438 में क्या था भाई, ये क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल अप्लाई टू प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। भी क्या है देखते हैं। स्पेशल कोर्ट विल बी डीम्ड टू बी अ कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपोलिट मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अभी मैंने पीछे भी क्लियर किया था ना लास्ट पेज पे कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। बेसिकली क्या है कि भाई स्पेशल कोर्ट ना डीम्ड करते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के, यानी कि मेट्रोपोलिटेट मैजिस्ट्रेट के अंदर, या तो इसके मेट्रोपोलिटेट के द्वारा होगा केस फाइल जो भी होगी, या फिर जुडिशियल के द्वारा होगा। यानी कि फर्स्ट क्लास काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास बेसिक पे इनके वर्क चलते हैं। स्पीडी ट्रायल सिर्फ इसी मकसद के लिए होते हैं। तो ये भी कोर्ट ही होते हैं वैसे।
पर्सन कंडक्टिंग अ प्रोसिक्यूशन एट स्पेशल कोर्ट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोस्पेक्टर। ये पब्लिक प्रोस्पेक्टर क्या है? यानी कि पब्लिक प्रोस्पेक्टर के द्वारा ही कंडक्ट किए जाएंगे पर्सन्स, यानी कि इससे भी बातचीत वगैरह होते हैं। ये पब्लिक प्रोस्पेक्टर जो है ना, ये लॉयर होते हैं जो गवर्नमेंट साइड से प्रूव करवाते हैं कि भाई इसने केस वगैरह कर रखा है, इसका केस है, यानी कि लॉयर होते हैं गवर्नमेंट साइड से। ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा कोई भाई, किसी को ऐसे ही थोड़ी ना हम क्रिमिनल केस में डाल देंगे। तो यानी कि जो भी ये फाइल दर्ज करवाता है ये लॉयर होता है गवर्नमेंट साइड का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। गवर्नमेंट साइड का लॉयर के बाद आता है सेक्शन नंबर 439। कौन सा था आपका? सेक्शन 439। 439 में बात कर रहे हैं सेक्शन की, ऑफेंसेस टू बी नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि क्या है? कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कांट अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि किसी वारंट के बगैर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके कुछ रूल है, क्या है भाई? यानी कि भाई वारंट सबसे पहले चाहिए। किसी को ऐसी पर्सन को थोड़ी ना कह देंगे कि भाई तूने हम तेरे को अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी को कह देंगे भाई तूने ये केस किया है तो इस केस का वो है जिम्मेवार, तो ऐसे तो कह नहीं सकते ना हम। तो क्या देखते हैं भाई, इसमें ना कुछ दो है। एवरी ऑफेंसेस अंडर कंपनीज एक्ट 13 इज नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि जो भी ऑफेंसेस, जो भी जेल वेल के जो भी वर्क हैं जो कंपनीज एक्ट 13 में आते हैं वो तो नॉन कॉग्निजेबल है, यानी कि उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। कोई केस जो भी इसके अंडर में आता है उनको अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट के। लेकिन एक्सेप्ट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 212 सबसेक्शन 6, जो भी इस सेक्शन के अंडर में आते हैं ऑफेंसेस, यानी कि केसेस जो भी इस अंडर सेक्शन 212 और सबसेक्शन 6 के अंडर में आते हैं उनको छोड़ के, यानी कि उसके अंदर में कौन आता है भाई? SFIO, यानी कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो भी इससे रिलेटेड केस होगा ना भाई उसे तो बिना वारंट के भी पकड़ लेंगे। इससे रिलेटेड जो भी केस होगा उसे बिना वारंट के हम अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई, स्पेशल कोर्ट कैन टेक कोग्निजेबल, यानी कि कोग्निजेंस ओनली ऑन रिटर्न कंप्लेंट बाय, यानी कि अभी मैंने पिछले पेज पे, लास्ट पेज पे बताया था कि भाई कंप्लेंट किस किस के द्वारा कर सकते हैं, कौन कौन कर सकता है, आगे उनकी क्रिमिनल केसेस पर्सन की कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है, अभी मैंने पिछले पेज पे बताया था भाई। सबसे पहले रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रार, यानी कि जिसने केस फाइल दर्ज की है, या फिर मेंबर हो, कोई पर्सन हो ऑथराइज बाय सीजी, जो कि भाई सीजी के द्वारा कोई पर्सन ऑथराइज करा गया है। अधिकतर ये नॉर्मली केसेस में होता है कि नॉर्मल केस हो तो यही कर सकते हैं। अब पर्सन बताए थे जो ऑथराइज होंगे ना सीजी के द्वारा, वो गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड केसेस को फाइल करते हैं, उसकी कंप्लेंट वगैरह ये करते हैं पर्सन ऑथराइज बाय सीजी। लेकिन पर्सन ऑथराइज बाय सेबी फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज और नोट, मतलब क्या है कि भाई जो भी रिलेटेड होगा ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज से या फिर डिविडेंड से, उसकी कंप्लेंट कौन करेगा? पर्सन ऑफ सेबी के द्वारा ऑथराइज कराया गया पर्सन ये रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के कंप्लेंट ये करेंगे, इससे फाइल, यानी कि इससे भी कोई रिलेटेड केस होगा तो इसकी कंप्लेंट सिर्फ यही सेबी वाले करेंगे। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यानी कि सेबी के नॉन पेमेंट वाले भी और सिक्योरिटीज़ वाले भी जो नहीं हो रहे ट्रांसफ़र, उसको सेबी के पर्सन ही कंप्लेंट करते हैं। अब देखते हैं आगे। गाइस प्लीज़ अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे देखते हैं क्या है। एवरी कंप्लेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट स्पेशल कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, यानी कि जो भी कंप्लेनेंट होएगा ना, यानी कि स्पेशल कोर्ट में जो भी कंप्लेनेंट होएगा, however for registrar या person authorized by CG presence in required only if special court required, यानी कि ये जो भी कंप्लेन करने वाले पर्सन्स हैं भाई इसको भी खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे, उनके साथ में खुद जाना पड़ेगा। अगर जो ये नहीं गए ना तो भाई फाइल को आगे चालू नहीं किया जाएगा। साफ साफ कह रखा है इसमें कि भाई स्पेशल कोर्ट जब भी रिक्वायर होगा, जब ये CG वगैरह उसके साथ में जाएंगे, जो भी ये कंप्लेन कर रहा है ना उसके साथ में होंगे, नहीं तो वो भी नहीं जाने वाले। ठीक है,
This section is not applicable to action taken by liquidator in respect of any offence committed related to winding up. यानी कि ये सेक्शन ना एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है टू एक्शन टेकन बाय, जो भी लिक्विडेटर के द्वारा एक्शन लिए गए हैं ये नॉट एप्लीकेबल होगा कब, रिलेटेड टू वाइंडिंग अप केसेस में, किसी भी कंपनी के वाइंडिंग अप वगैरह में कौन देखेगा सब चीज़। यानी कि भाई स्पेशल कोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन के रिलेटेड से। यानी कि इसका सारा काम लिक्विडेटर कर देता है। लिक्विडेटर आखिरकार कौन होते हैं भाई, लिक्विडेटर वो पर्सन है जैसे कि भाई कंपनी वगैरह बंद हो रही है तो उसके एसेट्स वगैरह बेचना, लाइबिलिटीज़ वगैरह का इंतजाम वगैरह वो करना, तो लिक्विडेटर वो आ जाते हैं। दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्रोसिक्यूशन बाय कंपनी अगेंस्ट ऑफ इट्स ऑफिसर। यानी कि ऑफिसर डज नॉट इंक्लूड लिक्विडेटर, यानी कि जो भी ऑफिसर्स होंगे ना वो लिक्विडेटर नहीं हो सकते। यानी कि सिर्फ लिक्विडेटर का यहाँ पे केस, यहाँ पे लिक्विडेटर से ही बात चल जाती है, यहाँ पे स्पेशल कोर्ट वगैरह के पास के जाने में कोई ज़रूरी है नहीं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं क्या है भाई, हमारा सेक्शन आता है 442, सेक्शन नंबर 442, मेडिएशन एंड कंसिलेशन पैनल, MCP के नाम से भी जानते हैं इसको हम। भाई ये क्या है भाई, थोड़ा सा देखो, ये भी वही है, ये भी एक कोर्ट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी ये बातें चल रही है ना आपकी, ये सारे कोर्ट से रिलेटेड ही चल रही हैं भाई। CG शैल मेंटेन अ पैनल of expert to be called as MCP for mediation during pendency before CG, NCLT, NCLT। क्या है भाई, जो भी CG एक्सपर्ट्स के द्वारा MCP में रखा गया है ना, क्या ये ना एक तरीके से सॉल्यूशन है जो रिकमेंड करता है, सॉल्यूशन क्या, जो सॉल्यूशन रिकमेंड करता है। बेसिकली क्या है ये मेडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल, कि भाई जिसको कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं काटने ना तो वो यहाँ पे आ जाए, जिसको कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं काटने वो यहाँ पे आ जाए, सीधी सी बात है। ये एक सारी दिक्कतें उसकी सोल्व कर देता है, सॉल्यूशन निकाल देता है सारा। लेकिन इसमें हर कोई नहीं आ सकता। अब देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं है। जिसको कोर्ट वगैरह के चक्कर नहीं काटने, सिंपल वे में सिर्फ इसको हम ये कह सकते हैं, CG शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट टू बी कॉल्ड एज MCP। यानी कि जो भी इसके एक्सपर्ट वगैरह होते हैं उनको हम MCP के नाम से जानते हैं। फॉर मेडिएशन ड्यूरिंग पेंडेंसी बिफोर CG, यानी कि इसके अलावा ये अलग है, यानी कि इसके अलावा जो भी डिसीजन वगैरह लेगा ये लेगा। कैसे लेगा देखते हैं। एनी पार्टी कैन अप्लाई टू CG, NCLT, NCLAT फॉर रिफरिंग मैटर टू MCP। यानी कि कोई भी पार्टी जिन्होंने अप्लाई कर रखा है इसके खिलाफ या फिर इसके द्वारा केस वगैरह फाइल दर्ज वगैरह कर रखी है इससे रिलेटेड कोर्ट में, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है MCP में। ठीक है। CG, NCLT और NCLT शैल रेफर टू MCP, यानी कि सब मोटो, यानी कि कोई भी फाइल दर्ज नहीं कर सकता इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि भाई कौन कर सकता है कौन नहीं आ सकता इसमें। MCP शैल डिस्पोज ऑफ मैटर विद इन 3 मंथ, यानी कि भाई उसमें तो काफ़ी लंबा टाइम लग रहा था कि भाई स्पीडी ट्रायल में भी उसके हिसाब से भी लंबा केस चल जाएगा। तो अगर जो आपको उस सब चीज़ों से बचना है ना तो इसके अंदर आके अपना फाइल दर्ज कर सकते हो। और ये कितने टाइम में कर देगा, 3 मंथ में आपके सारे केसेस को फॉरवर्ड कर देगा। कहाँ पे, NCLT के पास या फिर NCLT या CG के पास आपके सारे जितने भी फाइल वगैरह हैं 3 मंथ के अंदर अंदर सारी रिकमेंडेशन कर देगा इसकी वो, यानी कि डिस्पोज कर देगा, सारे मैटर हटा देगा। पार्टी टू प्रोसीडिंग कैन फाइल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट MCP रिकमेंडेशन टू ये तीनों, यानी कि जो भी रिकमेंडेशन होगी ना, ऑब्लिगेशंस होंगी या फिर अगेंस्ट MCP के होगा, जो भी होगा यही करेगा इसका। यानी कि कौन करेगा भाई, ये मेडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल MCP ही करेगा इसके सारे वर्क, वो भी 3 मंथ में। तो ये सबसे बेस्ट है, यानी कि ये ज़्यादातर लो केसेस में होता है। लो केसेस वाले यानी कि ज़्यादा रेयर केस ना हो कोई, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोज पीपल गोज इन स्पेशल कोर्ट हु वांट टू शो द कंपनी और
दोज हु अगेंस्ट द कंपनी, यानी कि कोई भी स्पेशल कोर्ट में नहीं जा सकता, यानी कि जरूर थोड़ी ना हर किसी केस में उनको स्पीडी ट्रायल मिल जाएगी, यानी कि उनके केस को जल्दी सोल्व किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि स्पेशल कोर्ट में सिर्फ वही पर्सन जा सकता है जो कंपनी के खिलाफ हो, कंपनी के अगेंस्ट हो, यानी कि वही पर्सन उसमें सीजी में, यानी कि वही स्पेशल कोर्ट के अंडर में जा सकता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी पॉइंट था। अब बात आती है सेक्शन नंबर 446 की। सेक्शन नंबर 446 एप्लीकेशन, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ फाइन, यानी कि कुछ केस ना ऐसे होते हैं कि फाइन वगैरह लेने से ही काम चल जाता है, यानी कि भाई कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, भाई तुम फाइन ले लो, सीधी सी बात है, फाइन ले लेते हैं। वो क्या है देखते हैं भाई, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ये अभी देखते हैं क्या है। द कोर्ट इम्पोजिंग फाइन कैन डायरेक्ट इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जो ये कोर्ट वगैरह होते हैं तो भाई या तो साइड में लेके वही फाइन वगैरह ले लेते हैं, या फिर कोर्ट के हिसाब से फाइन लेना पड़ता है। इम्पोजिंग फाइन डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, टूवर्ड्स एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग, टूवर्ड्स रिवार्ड टू पर्सन हुज इंफॉर्मेशन द प्रोसीडिंग वेयर इंस्टीट्यूटेड, यानी कि या तो कोर्ट के हिसाब से लिया जाएगा एक्सपेंस उनके द्वारा, या फिर साइड वगैरह में करके। ठीक है ना, ये तो समझते होंगे आप। अब भाई लेना कितना है फाइन, फैक्टर्स क्या है उसके, कि भाई किस हिसाब से फाइन लेंगे वो, कि भाई कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, किस हिसाब से लेंगे वो फाइन, ये भी तो देखना जानना जरूरी है ना, कि भाई कोई तो कितना भी फाइन नहीं ले सकता। अब देखते हैं आगे, ये सेक्शन नंबर 446 के अंडर बिलोंग करता है, यानी कि सेक्शन नंबर 446 का ए पॉइंट मान लेते हैं इसको हम। फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो उनको पनिशमेंट होगी या फिर फाइन वगैरह की होगी तो उनके पनिशमेंट के हिसाब से उन्हें फाइन लिया जाएगा, उनके पनिशमेंट के हिसाब से। मान लो साइज ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी काफ़ी बड़ी है और उसका केस बड़ा बनता है, तो उससे भाई ज़्यादा फाइन ले लो, ज़्यादा फाइन ले सकते हैं मुझसे, यानी कि साइज ऑफ कंपनी बड़ा होगा तो भाई ज़्यादा फाइन ले सकते हैं, केस भी रेयर हो उनका। नेचर ऑफ बिजनेस कंपनी, भाई उसका नेचर कैसा है, किस बिजनेस उनका कैसा है कंपनी का, यानी कि भाई बिजनेस भी हाई लेवल का हो तो उससे भी ज़्यादा लपेट लो, ज़्यादा फाइन लपेट सकते हैं उससे हम। इंजरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि भाई किसी को इंजरी हुई है तुम्हारी वजह से, किसी को काफ़ी परेशानी हो रही है तुम्हारी वजह से, इंजरी हो गई उसको पब्लिक को, तो भाई उससे भी फाइन लेना ज़्यादा बनता है। नेचर ऑफ डिफ़ॉल्ट, भाई डिफ़ॉल्ट का केस है, कुछ डिफ़ॉल्ट का केस है, अगर जो डिफ़ॉल्ट वगैरह ज़्यादा कुछ नुकसानदायक नहीं है तो भाई उससे ज़्यादा फाइन नहीं बनता। अदरवाइज ज़्यादा डिफ़ॉल्ट का केस का रखा है उसने तो भाई उससे भी ज़्यादा लपेट सकते हो तुम। और रिपीटेशन ऑफ डिफ़ॉल्ट, यानी कि भाई एक बार करने के बावजूद वो दोबारा से उसका केस आ गया, उसका केस दोबारा आ गया, एक से ज़्यादा बार आ गया ना, तो भाई हम उससे भी ज़्यादा फाइन ले सकते हैं, ज़्यादा फाइन उससे लपेट सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, सेक्शन नंबर 446 का बी, यानी कि पहले ए करवाया अब बी है। लेजर पेनल्टीज ऑफ ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी, यानी कि कुछ कंपनी होती है ना ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, जिसकी पेड अप टू 50 लाख हो शेयर कैपिटल और जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ हो, तो भाई इनसे भी हम किस हिसाब से फाइन ले सकते हैं, अगर जो इस कंपनी से बिलोंग करते हैं तो केस। एनी फाइन या फिर इम्प्रिजमेंट बोथ शैल नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द मिनिमम और मैक्सिमम फाइन, इम्प्रिजमेंट बोथ प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि क्या है, कह रहा है कि भाई उससे ना हम हाफ ही लेंगे, जितना लगना चाहिए ना फाइन उससे हाफ लेंगे सब चीज़। अंडर सेक्शन 92 में आता है एनुअल रिटर्न, अंडर सेक्शन 117 में आता है फीलिंग ऑफ रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट, अंडर सेक्शन 137 में आता है फीलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए क्या कहते हैं ये, माना कि आपने एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या है ये, माना कि भाई फाइन लगना था, कोई भी इसका पर्सन है भाई, या तो ओपीसी का हो या फिर स्मॉल कंपनी का हो, क्या है देखते हैं भाई, अगर जो उस पर मिनिमम फाइन लगना है, मान लो कि 1 लाख लगना है और मैक्सिमम लगना है 5 लाख, और इम्प्रिजमेंट कितने साल का है, 2 साल का है बोथ, तो भाई उसके हिसाब से, यानी कि वो भाई कंपनी में इस ओपीसी या फिर स्मॉल कंपनी में बिलोंग करता है तो उससे हाफ लिया जाएगा, यानी कि मिनिमम उससे 50 लाख लिया जाएगा, मैक्सिमम 2.5 लाख लिया जाएगा, और इम्प्रिजमेंट जो होगा उसका 1 ईयर का होगा बोथ, यानी कि जो भी है हाफ ही होगा या फिर हाफ से कम, हाफ से ज़्यादा नहीं होगा, हाफ से ज़्यादा नहीं होगा अगर जो वो इस कंपनी से बिलोंग करते हैं तो। आई होप आपको सब ये क्लियर हुआ होगा, तो इससे नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि क्या आने वाला है आपके लिए।
इसके भी आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन इससे अगले वीडियो में आपको ये इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।